तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई होप स्क्रीन विजिबल होगा आप लोगों के लिए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये क्या है? ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा जो रिलेटेड है। ठीक है, इस टॉपिक से क्या रिलेटेड है? सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट फंक्शन कैसे करता है। कंप्लीट फंक्शन हम लोग सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि वो हम लोग जुडिशरी चैप्टर जब पढ़ेंगे, ठीक है, वो फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, चलिए, तो जुडिशरी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या 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 चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, बट आज का टॉपिक पढ़ने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन समझने के लिए हमें कुछ थोड़ा समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करता है हम लोग पहले उसको देखते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको पता होगा सर, इसको एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं सर इनको। सर ये फंक्शन कैसे करता है, तो सुनिएगा ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट में जब एक जज बेंच बैठता है, एक जज बेंच बैठता है, तो उसको बोलते हैं सिंगल बेंच, उसको बोलते हैं सिंगल बेंच। जब जब दो जज बैठते हैं किसी भी केस को सुनने के लिए, तो उसको बोलते हैं डबल बेंच। ठीक है, या फिर डिविजनल बेंच, डिविजनल बेंच, सिंगल बेंच, डबल बेंच, तीसरा जब तीन जज बैठते हैं किसी भी केस को सुनने के लिए, तो उस बेंच को क्या बोलते हैं? थ्री जज बेंच, तीन जजों का बेंच। मतलब सर, बेंच मतलब क्या होता है? मतलब जो जज बैठ रहे हैं किसी भी केस का हियरिंग के लिए, ठीक है, कोई भी केस आ रहा है, उस केस को हियरिंग करने के लिए जितने भी जज बैठे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंच। अगर एक जज बैठ रहे हैं, अगर एक जज साहब बैठ रहे हैं किसी भी केस को सुनने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल जज बेंच। ठीक है, सिंगल जज बेंच। ठीक है, एक ही जज है सर। जब दो जज साहब बैठते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? डबल जज बेंच। ठीक है, डबल बेंच, डबल जज बेंच। और जब या फिर डबल बेंच को हम लोग डिविजनल बेंच भी बोलते हैं। ठीक है, डिविजनल, डिविजनल, डिविजनल और डबल दोनों सेम है। उसके बाद थर्ड जज, मतलब तीन जज अगर बैठते हैं एक बेंच में किसी भी केस को हियरिंग के लिए, ठीक है, तो उस बेंच को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्री जज बेंच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब किसी भी बेंच, कोई भी बेंच अगर किसी भी केस को हियरिंग करेगा, तो सर जजमेंट कैसे देगा? फॉर एग्जांपल अगर सिंगल बेंच है, सिंगल बेंच अगर केस चल रहा है, ठीक है, तो सिर्फ वहां पे एक ही जज है जो पूरा केस को देख रहा है, तो वो जज डिसाइड करेगा, वो सिर्फ एकमात्र जो जज होगा वही डिसाइड करेगा उस केस का वर्डिक्ट। सर डबल बेंच में तो दो दो जज हैं, डबल बेंच में दो जज हैं, ये एक जज, ये दूसरा जज। अब डिसीजन कैसे आएगा? तो सर मेजोरिटी, फॉर एग्जांपल ये जज बोलता है कि यस, ये जो केस है वो वैलिड है, और ये जज बोलता है कि नहीं, ये केस वैलिड नहीं है, तो क्या कोई जजमेंट आ पाएगा? नहीं आ पाएगा सर, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। सर इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए कौन रहता है? सर डबल बेंच में या फिर डिविजनल बेंच में कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाता है कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली बिहेव करता है एज द थर्ड जज ऑफ एनी डिविजनल बेंच। अगर कभी भी डिविजनल बेंच या फिर डबल बेंच में कभी भी वर्डिक्ट को लेके अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये जज कुछ और वर्डिक्ट दे रहा है, ये जज कुछ और वर्डिक्ट दे रहा है, केस को हियरिंग के बाद, सुनने के बाद कुछ अलग अलग वर्डिक्ट दे रहा है, ठीक है,
तो सर वहाँ पे कोई वर्डिक्ट तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में जाओ, वो बोल रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन में जाओ। तो किधर जाएँ हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे उस कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में ऑटोमैटिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो एज़ अ थर्ड थर्ड जज बिहेव करने लगते हैं, ठीक है? तो ये पूरा सिस्टम है डबल बेंच के लिए। सर ट्रिपल बेंच में क्या होता है? या फिर थर्ड में 3 जज बेंच में क्या होता है? ठीक है, 3 जज बेंच में क्या होता है? क्या हो गया भाई? एक सेकंड। चलिए, हाँ, मज़ाक। तो मैंने बता दिया फर्स्ट जज में कैसे डिसीजन होता है, सेकंड में कैसे होता है, अब थर्ड का बारी। कि सर जब 3 जज बेंच होता है तब कैसे डिसीजन होता है? ऑब्वियस सी बात है सर, जो मेजॉरिटी जज डिसाइड करेगा ना, वही आंसर होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये है फर्स्ट जज, ये है सेकंड जज, ये थर्ड जज। 3 बेंच जज में कितने जज होंगे सर? 3 जज होंगे। पहला वाला जज बोलता है कि ईस्ट की तरफ जाओ। दूसरा वाला जज क्या बोलता है कि ईस्ट की तरफ जाओ, और तीसरा वाला जज क्या बोलता है? वेस्ट की तरफ जाओ। तो ओवरऑल क्या वर्डिक्ट होगा उस केस का? क्या जजमेंट होगा? सर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि हमें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? मतलब सर जब भी 2 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा जब भी जज होगा, तो डिसीजंस ईज़िली ले पाएँगे सर हम लोग, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी वगैरह देख सकते हैं हम लोग, ठीक है? अब सुनिएगा इंटरेस्टिंग चीज़, हमेशा याद रखिएगा, जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं, जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं, जितने भी क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स होता है, ये हमेशा या तो सिंगल जज बेंच में जाएगा, या तो डबल जज बेंच में जाएगा, या तो 3 जज बेंच में जाएगा, ठीक है? जितना भी सिविल केसेस होता है सुप्रीम कोर्ट में, जितना भी क्रिमिनल केसेस होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो सब कहाँ जाता है सर? या तो सिंगल जज बेंच के पास जाएगा, या तो डबल जज बेंच के पास जाएगा, या तो 3 जज बेंच के साथ पास जाएगा, ठीक है? अब हमें क्या याद रखना है? सुनिएगा ध्यान से। कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अगर कभी भी कोई संवैधानिक मैटर, अगर संविधान से रिलेटेड कोई केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सर कितना जज सुनेगा? कितना जज का बेंच बनना चाहिए? मिनिमम 5 जज बेंच। मिनिमम 5 जजों का बेंच बनना चाहिए। अगर कभी भी, मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से रिलेटेड अगर कोई केस पहुंचा, कोई अ, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पहुंचा अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो मिनिमम कितना जज उस केस को सुन सकते हैं? सर मिनिमम 5 जज का बेंच होना चाहिए। मतलब सर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को 3 जज बेंच नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 145 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 145 में क्या लिखा हुआ है कि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुनना है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का मिनिमम 5 जजों का बेंच बनाया जाएगा। और ये 5 जजों का बेंच कौन बनाता है सर? मतलब कितना जज सुनेंगे, कितना जजों का बेंच बनना चाहिए, कौन-कौन जज उस बेंच में रहेगा, ठीक है? ये सब कौन डिसाइड करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर, मास्टर ऑफ द रोस्टर। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि यार मास्टर ऑफ द रोस्टर किसको बोलते हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर किसको बोलते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल ये सबको नहीं बोलते हैं, ठीक है कैग वगैरह को नहीं बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर रोस्टर का मतलब क्या होता है पता है, टाइम टेबल कि कौन कहाँ पे कैसा क्या कब किस वक्त कौन काम करेगा, ठीक है। उस चीज को डिसाइड करने वाला कौन है सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप देखिए ना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो रहा है सर, उसमें कितना जजों का बेंच बनेगा, मिनिमम 5 जज का बनेगा, लेकिन उससे ज्यादा भी बन सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा भी बन सकता है। हम लोग देखेंगे अभी उससे ज्यादा भी जजों का बेंच बन सकता है, लेकिन मिनिमम सर 5 जजों का बैठेगा। अब उन 5 जजों में से कौन-कौन जज रहेगा जो उस मैटर को सुनेगा, वो सब कौन डिसाइड करते हैं सर? सर सब कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे हैं, वो डिसाइड करते हैं। दैट इज़ व्हाई उनको हम लोग मास्टर ऑफ द रोस्टर कहते हैं। आर्टिकल 145 क्या बोलता है कि 5 जजों का बेंच मिनिमम चाहिए, 5 जज बेंच मिनिमम चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर को सुनने के लिए। ठीक है? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। सुनिएगा आगे। सर और कैसे कितने बेंच होते हैं? हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुना जाता है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुना जाता है, तो अब हमेशा ऑड नंबर का जज का बेंच बनता है। इसका मतलब क्या सर? ऑड नंबर का जज का बेंच। मैंने क्या बोला कि आर्टिकल 145 क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पहुंचेगा, जब भी वहां पे संवैधानिक मामलों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा और वहां पे किसी भी केस के बारे में डिस्कशन होगा, सर कितना जज साहब का मिनिमम बेंच चाहिए? 5 जज का बेंच चाहिए मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मतलब इतना एटलीस्ट इतना चाहिए। सर इससे भी ज्यादा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इससे ज्यादा कितना जज का बेंच बनेगा? 7 जज का, 9 जज का, 11 जज का, 13 जज का। सर आप 6 भूल गए यहाँ पे, आप 8 भूल गए यहाँ पे, आप 10 भूल गए। मैं भूला नहीं हूँ उस चीज को, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि कभी भी 5 बेंच से ज्यादा मैटर बनेगा, मतलब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुना जाएगा तो वो ऑड नंबर के जजों के बेंच के द्वारा सुना जाएगा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है सर, अगर 6 जज का बेंच है, 3 जज बोल रहे हैं कि ईस्ट की तरफ जाना है और 3 जज बोल रहे हैं कि वेस्ट की तरफ जाना है, तो सर जाना किधर है पता ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो वर्डिक्ट आ ही नहीं पाएगा, कोई भी जजमेंट ही नहीं आ पाएगा। लेकिन सर अगर 7 जज का बेंच है, अगर 4 जज बोल रहे हैं कि ईस्ट की तरफ जाओ और 3 जज बोल रहे हैं कि वेस्ट की तरफ जाओ, तो जाना किधर है? हमें ईस्ट की तरफ जाना है। इट इज सो सिंपल, इट इज डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड। तो दिक्कत ही नहीं होगा सर। ऑड जज आप लोग को पता होना चाहिए, आई होप कि ऑड नंबर क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर, शायद इतना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ऑड नंबर हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा तो वो ऑड नंबर के जजों का बेंच बनेगा और एटलीस्ट उसमें 5 जज का बेंच बनेगा। सर हायर जज का भी बेंच बन सकता है क्या? बिल्कुल बनेगा, ठीक है, हायर जज का बेंच बिल्कुल बनेगा। कौन डिसाइड करता है कि सर हायर जज का बेंच बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल एक 7 जज का बेंच बना, 7 जज का बेंच बना, लेट इट बी 5 यार, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 5 जज का बेंच बना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जज साहब जो बोले, वो बोले कि हमें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। मैं ईस्ट वेस्ट सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहे हैं कि ईस्ट की तरफ जाना है,
ठीक है, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ उस चीज को, ठीक है। आप लोग ये मत समझ लेना कि जज साहब क्यों बोल रहे हैं इसके तरफ जाना है, क्योंकि केस को सुनने के बाद कोई भी जजमेंट आ सकता है ना, पर्टिकुलर पर्टिकुलर जज का। तो पहला जज फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि इसकी तरफ जाओ, दूसरा जज बोलते हैं भी कि भैया सच में इसकी तरफ जाओ, तीसरा जज बोलते हैं कि इसकी तरफ जाओ, चौथा जज भी बोलते हैं ईस्ट की तरफ जाओ, और पांचवा जज भी बोलते हैं ईस्ट की तरफ जाओ। कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट दिखा आप लोगों को? नहीं दिखा। मतलब नेक्स्ट डे क्या लिखाएगा, हेडलाइन पता है न्यूज़पेपर में कि द फाइव जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूनिनमसली। सर यूनिनमसली मतलब क्या होता है? विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5-0 का जीत हो रहा है, सब बोल रहा है कि ईस्ट की तरफ जाओ, कोई नहीं बोल रहा है सर वेस्ट की तरफ जाओ। मतलब जीत कौन रहा है? ईस्ट जीत रहा है, ठीक है, ईस्ट जीत रहा है। मतलब क्या कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट दिखा? नहीं दिखा। क्या जजमेंट आएगा? दैट क्या लिखाएगा नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में? 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूनिनमसली डिसाइडेड दैट वी शुड गो टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए ये एक केस का ब्यौरा था। हम दूसरा केस की तरफ बढ़ते हैं। सर 5 जज का बेंच ही है, लेकिन इस बार क्या हुआ, पहला जज ने बोला ईस्ट की तरफ जाना है, दूसरा ने बोला भी ईस्ट की तरफ जाना है, तीसरा ने बोला ईस्ट की तरफ जाना है, लेकिन चौथे ने बोला वेस्ट जाना है, पांचवें ने भी बोला वेस्ट जाना है। सर ओवरऑल वर्डिक्ट क्या आएगा? आप अगर देखेंगे तो 3:2 के रेशियो से हमें किसको कौन जीतते हुए नजर आएगा? सर ईस्ट। हमें ये जीतने आएगा कि ईस्ट की तरफ जाना है, ठीक है, ईस्ट जीत रहा है सर। क्यों? क्योंकि 3 जज ने ये डिसाइड किया है कि ईस्ट की तरफ जाना है, और वेस्ट हार रहा है क्योंकि सिर्फ 2 जजों ने डिसाइड किया है कि वेस्ट की तरफ जाना है। तो जीत कौन रहा है सर? ईस्ट। मतलब ओवरऑल जजमेंट क्या आएगा नेक्स्ट डे पेपर में? क्या छपेगा? दैट 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट वी शुड गो, और ईस्ट वॉन। ईस्ट जो है वो, ईस्ट वाला जो डिसीजन है वो जीत गया। पर क्या यूनिनमसली जीता है? नहीं। यूनिनमस मतलब क्या होता है कि विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी विरोध। जैसे एक जज बोल रहे हैं कि ईस्ट जाना है, दूसरा जज अगर बोलने लगे वेस्ट जाना है, तो क्या हो रहा है? दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे सर क्या कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसलिए जो जजमेंट होगा वो कैसे बोला जाएगा कि ईस्ट तरफ जाना है आपको, और 5 बेंच का जज ने इस चीज को डिसाइड किया है। सर ये जो डिसीजन था, आपको ये जो डिसीजन दिख रहा है, ये स्प्लिट डिसीजन है। स्प्लिट डिसीजन मतलब क्या होता है? स्प्लिट डिसीजन मतलब क्या होता है कि कुछ जज कुछ और बोल रहे हैं और कुछ जज कुछ और बोल रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप देखिए ना, 3 जज बोल रहे हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में जाओ, और 2 जज बोल रहे हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में जाओ। तो 3:2 का रेशियो दिख रहा है आपको, 3:2 का रेशियो दिख रहा है आपको, ठीक है, 3:2 का रेशियो दिख रहा है आपको। तो ओवरऑल जजमेंट क्या रहेगा? ओवरऑल जजमेंट तो यही रहेगा कि आपको ईस्ट के साइड जाना है। ओवरऑल जजमेंट आपके पास यही रहेगा कि आपको ईस्ट की तरफ जाना है। लेकिन क्या यूनिनमसली ये डिसीजन लिया गया? आप लोग को ये समझ में आया कि यूनिनमस मतलब क्या होता है? तो यूनिनमस मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कि तीन जज तीन अ, 3 जज बोल रहा है कि ईस्ट जाओ, 2 जज बोल रहा है वेस्ट जाओ। तो यहाँ पे स्प्लिट डिसीजन आएगा, ठीक है, स्प्लिट डिसीजन आएगा। तो ये 5 जज का ऐसे आता है। अब सुनिएगा सर, यहाँ पे जो 3 जज हैं जिन्होंने बोला, सर आप ही मुझे बताएंगे इस जज का डिसीजन, इन 3 जज का डिसीजन फाइनल डिसीजन हुआ कि ये 2 वाले जज का फाइनल डिसीजन कौन सा जज का हुआ? 3 वाले के कि 2 वाले का? फाइनल डिसीजन कौन कौन होगा? 3 वाले का सर। मतलब मेजोरिटी जो मेजोरिटी जो जज है उनका डिसीजन होगा। सर ये जो 3 जज है ना, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? मेजोरिटी जज।
ये जो 3 जज है ना, इसको क्या बोलते हैं? मेजोरिटी जज। और ये जो 2 जज है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पता है? डिसेंटिंग, डिसेंटिंग जज। डिसेंटिंग मतलब डिसेंट करना मतलब क्या होता है? इनकार करना, इनकार करना। 3 जज ने बोला ईस्ट की तरफ जाओ, लेकिन 2 जज ने बोला नहीं, मैं इनकार करता हूं उस डिसीजन से, मुझे लगता है मेरे मेरे हिसाब से हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आपको ये सब वर्ड्स न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त मिलेगा, यूनिनेमस, डिसेंटिंग, स्प्लिट डिसीजन, ठीक है, 5 जज बेंच, डिविजनल बेंच, 3 जज बेंच, ठीक है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। कोई मुझे बताएगा मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन होता है भारत में? मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सुनिएगा। अब किसी को लगा कि नहीं, ये जो मैटर था, ये जो मैटर था, इसका जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये गलत आया है और मुझे इसको फर्दर अपील करना है, सुप्रीम कोर्ट में ही फर्दर अपील करना है कि भैया ये जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का ये गलत आया है, इसको मुझे फर्दर अपील करना है। ठीक है, तो किसी ने फिर से एक केस किया और बोला कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था ईस्ट में जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये गलत है और मैं इसके खिलाफ फिर से अपील कर रहा हूं। कोई आदमी फिर से केस दायर करता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस केस के बारे में थोड़ा संज्ञान लेंगे कि ये केस जो दायर कर रहा है वो क्या मैटर को लेके आ रहा है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगे कि हाँ सच में ये जो केस फिर से दायर हो रहा है इसमें सच में दम है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक नया बेंच बनाएंगे, एक नया जज का बेंच बनाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, ये 5 जज का बेंच है ना, अब 5 जज का बेंच उसको नहीं सुनेगा, अब उसको उससे एक बेंच हायर उस बेंच को सुनेगा। एटलीस्ट एक बेंच हायर मतलब एटलीस्ट 7 जज का बेंच इसी मैटर को सुनेगा। एटलीस्ट क्या 11 जज का बेंच सुन सकता है? बिल्कुल सुन सकता है, लेकिन एटलीस्ट उससे एक ज्यादा बेंच, एक जज का ज्यादा बेंच सुनेगा उस चीज को। और मैं 6 जज, 6 जज बेंच क्यों नहीं बैठाया? ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हमेशा ऑड नंबर ऑफ जजेस को देखा जाता है। क्यों? डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पे 7 जज का बेंच बैठे, एक जज ने बोला ईस्ट की तरफ जाओ, दूसरे ने बोला ईस्ट की तरफ जाओ, तीसरे ने बोला ईस्ट की तरफ जाओ, पांचवें ने बोला ईस्ट की तरफ जाओ, छठे ने भी बोला ईस्ट की तरफ जाओ, सातवें ने भी बोला फॉर एग्जाम्पल कि ईस्ट की तरफ जाओ। आप लोग मुझे बताएंगे कि स्प्लिट डिसीजन है कि यूनानिमस डिसीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 स्प्लिट डिसीजन है कि यूनानिमस डिसीजन है? सर यूनानिमस डिसीजन है, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, विदाउट एनी विरोध सब बोल रहा है कि इसकी तरफ जाओ। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है कि वेस्ट की तरफ जाओ। मतलब नेक्स्ट डे पेपर में क्या छपेगा कि मैं बता रहा हूँ क्या छपेगा, बस आपको इतना समझ में आया ना कि कि यूनानिमस मतलब क्या होता है कि विदाउट एनी विरोध, कोई विरोध नहीं हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, सब बोल रहा है कि एक ही तरफ जाना है। ठीक है, अब सुनिएगा, 7 जज बेंच ये जो बैठा है ये क्या डिसीजन दे सकता है? ऑब्वियस सी बात है सर, 2 डिसीजन इसका आ सकता है। ये या तो बोलेगा कि ईस्ट की तरफ जाओ, या तो बोलेगा वेस्ट की तरफ जाओ। इसके अलावा तो कोई डिसीजन होगा नहीं, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट के बीच में ही मार है। ठीक है, कि किधर जाना है हमें, ईस्ट जाना है कि वेस्ट जाना है। ठीक है, तो 7 जज का बेंच है, 7 जज का बेंच या तो ये डिसाइड करेगा कि हमें ईस्ट की तरफ जाना है, या तो ये डिसाइड करेगा कि हमें वेस्ट की तरफ जाना है। अगर 7 जज का बेंच डिसाइड करता है कि हमें ईस्ट की तरफ ही जाना है, तब क्या वर्डिक्ट आएगा पता है? क्या न्यूज़पेपर में नेक्स्ट हेडलाइन क्या छपेगा, नेक्स्ट डे में हेडलाइन क्या छपेगा? सुनिएगा ध्यान से। और ये 5 जज का बेंच ने भी क्या डिसीजन दिया था हमें, किसी को याद है? किधर जाना है, ईस्ट की वेस्ट जाना है? ईस्ट जाना है, याद है आप लोग को? 5 जज का बेंच ने क्या डिसाइड किया था? कि ईस्ट जाना है। और उसके खिलाफ हमने एक अपील दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक हायर बेंच बना दिया, 7 जज का बेंच बना दिया। अगर वो हायर बेंच फिर से ये डिसाइड करता है कि हाँ ईस्ट ही जाना है, तो पता है क्या नेक्स्ट डे आएगा? दैट 7 judge bench of Supreme Court has upheld 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 the decision of 5 judge bench.
नाउ यहाँ पे जो वर्ड है आप लोग न्यूज़पेपर में सुने होंगे, अपहेल्ड। अपहेल्ड अपहेल्ड का मतलब क्या होता है? पहले जो बेंच था 5 जज बेंच, उन्होंने भी ये डिसीजन दिया था कि ईस्ट ही जाना है, और उस डिसीजन को ये जो 7 जज का बेंच था उन्होंने सही पाया। उन्होंने ये बोला कि वो जो डिसीजन उन्होंने दिया था वो सही है, उसी को चलते रहने दो, उसी को बरकरार रखो, उसी को रखना है हमें, वो सही डिसीजन था। लेकिन अगर ये 7 जज का बेंच ये बोले, अब डिसीजन अपना ये दे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये डिसाइड करती है कि वेस्ट जाना है, तब पता है क्या न्यूज़पेपर में छपेगा? 7 जज बेंच of Supreme Court has overruled overruled sir overruled the decision of 5 judge bench। 5 जज बेंच का डिसीजन जो था उसको ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल का मतलब पहले 5 जज बेंच ने क्या दिया था डिसीजन? ईस्ट जाना, लेकिन अब 7 जज बेंच ने क्या डिसाइड किया कि वेस्ट जाना है। हायर बेंच ने क्या डिसाइड करना है कि नहीं, वो वाला डिसीजन गलत था, अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ, हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि वेस्ट जाना है। मतलब सर क्या पहले का डिसीजन जो था वो अभी बरकरार है? क्या वो अभी भी चल रहा है? नहीं, उसको खत्म करके एक नया जजमेंट लाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दैट इज व्हाई द वर्ड ओवर रूल्ड इज यूज्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल पिक्चर। ठीक है, यहां तक मुझे समझाना था। कोई मुझे बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुनने के लिए मिनिमम कितने जज का बेंच चाहिए? अगर विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट कोई डिसीजन दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसको कैसा डिसीजन बोलेंगे? स्प्लिट डिसीजन कि यूनानिमस डिसीजन? किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 5 जज का बेंच बनना चाहिए? मास्टर ऑफ द रोस्टर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहते हैं, सही या गलत? ठीक है, आई होप पूरा स्टोरी समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम लोग आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। हम लोग का टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या मैक्सी? क्या मतलब मैक्सिमम नहीं होता है? मैक्सिमम जज का बेंच ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, वो डिपेंड करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मन में क्या चल रहा है। अभी तक मैक्सिमम जज का बेंच जहां तक मुझे पता है 13 जज का बेंच बना है। ठीक है, और बहुत फेमस जज का बेंच बहुत फेमस केस में बना है। हम लोग समझेंगे किस केस में था। ठीक है, केशवानंद भारती केस का नाम सुना होगा आपने, मैक्सिमम जज का बेंच बना था उसमें। सुनिएगा ध्यान में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये है क्या? कोई अनम्यूट करके मुझे बताएगा आर्टिकल 13 क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 13? मैं भूल गया हूँ, आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 क्या है? देख लेता हूँ पलट के। बोलिए नमी, बोलिए क्या है आर्टिकल 13? रुक जाइए, इनको मैंने कुछ पढ़ाया है। डेंजर जोन बताओ, आर्टिकल 13 क्या है? Any order
any legislative, any देख के नहीं बोलना है दोस्त, तुम हिंदी में भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एकदम प्रॉब्लम नहीं है कि तुम इंग्लिश में रट के आओ। तुम ऑर्डर को हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेजिस्लेशन को हिंदी में भी बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया था। क्यों? मेरा वेट कर रहे थे कि मैं बोलूँ आके तब करो। इंग्लिश में याद किए होगे। बोलो आनंद। Any order, any legislation, any amendments, any action which contravene averages a part 3 of the Constitution. Any order, any legislation, any Any amendment, any action action which contravene, averages, violates anything in part 3 of the Constitution will be null and void. किसको किसको ये बात समझ नहीं आता है? किसको किसको ये बात समझ नहीं आता है? आप लोग जो बैठे हुए हैं ना, नमी क्यों नहीं आपका माइक अनम्यूट हुआ? लाइब्रेरी में होंगी आप, बाकी जन क्यों नहीं याद है आप लोग को? हाँ वो तो बहाना है, मुझे पता है। क्या फायदा हुआ पढ़ के फिर? याद है आपको? सच में याद है, इसलिए आपने अनम्यूट नहीं किया। मैंने वक्त दिया था, उसके बाद मैंने नाम लिया। आर्टिकल 13 क्या बोलता है सर? कि कोई भी ऑर्डर, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी एक्शन अगर लिया जा रहा है और वो अगर हमारे संविधान के पार्ट 3 को, भाग 3 क्या है सर? फंडामेंटल राइट को अगर कॉन्ट्रावीन करता है, एब्रिज करता है या फिर वायलेट करता है, तो वैसे ऑर्डर, वैसे लेजिस्लेशन, वैसे अमेंडमेंट, वैसे एक्शन को हम लोग नल एंड वॉइड कर देंगे। मतलब सर आर्टिकल 13 डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या दे रहा है? नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ। कानून क्या है? उसका नेगेटिव डेफिनेशन दे रहा है। जिसको समझ में आता है बढ़िया है, नहीं समझ में आता है क्लास छोड़ के आप जा सकते हैं, ठीक है? पुराने लोग, ठीक है, पुराने पुराने लोग जितना है, जिनको नहीं ये समझ में आता है, कोई जरूरत नहीं है आपका, ठीक है? हम लोग बहुत बार डिस्कस किया है। आर्टिकल 13 सर क्या बोलता है? कि अगर कोई भी लॉ, अगर सिंपल भाषा में समझे हम लोग, कि कोई भी लॉ अगर बनाया जा रहा है भारत में और वो अगर हमारे मूल मौलिक अधिकार को हनन करता है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहा है, तो उसको हम लोग नल एंड वॉइड बना देंगे, मतलब उस लॉ को हम लोग खत्म कर देंगे। ऐसा किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। कोई मुझे बताएगा आर्टिकल 13 से एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम था? बोलो आनंद। Judicial review. ये भी याद होगा आप सभी को, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू सर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर मिलता है कि वो किसी भी लॉ को देख के, पढ़ के ये इंटरप्रेट कर सकता है कि वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट का के खिलाफ है कि उसके पक्ष में है। अगर वो उसका खिलाफ है तो उसको क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर देगा, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ये हमने बहुत विस्तार में पढ़ा है आर्टिकल 13 में, मैं इसको अब डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। आर्टिकल 13 ये था, सुनिएगा। एक और आर्टिकल है हमारे भाग 20 में, हमारा भाग 20 का जो है ना, हमारे संविधान में जो भाग 20 है पार्ट 20, उसमें एक अनुच्छेद है आर्टिकल 368। तो मुझे बताएगा आर्टिकल 368 किस काम आता है? सर अमेंडमेंट के काम। आर्टिकल 368 क्या बोलता है? कि आप संशोधन ला सकते हैं। किसको ये पावर दे रहा है सर? आर्टिकल 368 जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो हमारे संविधान में अमेंडमेंट ला सकता है। ट्रू या फॉल्स? स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है पावर आर्टिकल 368। ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स वाली बात कर रहे हैं आप। क्या स्टेट गवर्नमेंट को कैसे देगा? पार्लियामेंट को पावर देता है।
संसद को पार्लियामेंट को पावर देता है, ठीक है। अब सुनिएगा आर्टिकल 368 क्या बोलता है। आर्टिकल 368 ये बोलता है कि आप किसी भी भाग को या फिर किसी भी चीज को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आप अमेंड कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप अमेंड कर सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? आर्टिकल 368 बोल रहा है कि आप पार्लियामेंट को ये पावर दिया जा रहा है, पार्लियामेंट को ये बोला जा रहा है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी भाग का, संविधान के किसी भी भाग को वो अमेंड कर सकता है, ऐसा 368 बोल रहा है। आर्टिकल 4 क्या है आप भी को पता होना चाहिए, उसमें भी पार्लियामेंट के पास ही पावर है। चलिए हम लोग अदर कॉन्टेक्स्ट में भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। एनी पार्ट, ठीक है, एनी पार्ट, फिलहाल समझने के लिए इतना समझते हैं, एनी पार्ट, ठीक है। आर्टिकल 368 ये बोल रहा है। अगर आप आर्टिकल 4 को भी पढ़ें तो उसमें भी पार्लियामेंट का जिक्र है, ठीक है। माफ कीजिएगा, आर्टिकल 3 को पढ़े तो पार्लियामेंट का जिक्र है उसमें भी। सुनिएगा ध्यान से, ये बोला जा रहा है आर्टिकल 368 के द्वारा, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। सर आर्टिकल 13 में हमने क्या पढ़ा कि एनी लॉ, कोई भी लॉ, एनी लॉ, एनी अमेंडमेंट, एनी लॉ, एनी अमेंडमेंट, एनी लेजिस्लेशन, एनी लॉ, एनी अमेंडमेंट, एनी लेजिस्लेशन और एनी एक्शन, अगर कोई भी एक्शन या कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी लेजिस्लेशन है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, सर उसको हम क्या करेंगे पता है? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। क्या? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। क्या सही में? जी। सर आर्टिकल 368 ये बोल रहा है कि ये किसी भी भाग को, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 368 बोल रहा है ऐसा। और आर्टिकल 13 ये बोल रहा है कि सर कोई भी अगर चीज हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर रहा है, कोई भी लॉ अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, कॉन्ट्राविन कर रहा है, एब्रिज कर रहा है, उस लॉ को क्या कर देंगे हम लोग? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। मतलब सर आर्टिकल 368 सही बोल रहा है कि 13 सही बोल रहा है? एक मार दिख रहा होगा आप लोग को इन दोनों के बीच में, एक फाइट दिख रहा होगा। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट लाया जा रहा है, क्या सीजीआई क्या सीजीआई क्या अगर कोई भी अमेंडमेंट लाया जा रहा है, आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट लाया जा रहा है हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे किसी भी भाग में, हमारे किसी भी, अगर कोई भी चीज, कोई भी अमेंडमेंट लाया जा रहा है ना सर, अगर कोई भी अमेंडमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है ना, तो उस अमेंडमेंट को हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। आर्टिकल 13 ये बोल रहा है। लेकिन आर्टिकल 368 क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह से अमेंड कर सकता है। मतलब सर एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा होगा आप लोग को आर्टिकल 368 में और आर्टिकल 13 में। यही कॉन्फ्लिक्ट जन्म देगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। यही कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये इनहेरिटेड है। मतलब जैसे होता है ना कि अगर फादर को शुगर है तो बेटे को भी शुगर हो जाएगा। शुगर कहाँ से आया? सर उसके जीन्स में था, उसके जीन्स में था, वो इनहेरिट होके आया, फर्दर पेरेंट्स से इनहेरिट होके बच्चे में आया, वो कहीं था नहीं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना सर, ये इनहेरिटेड है। मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है तभी ये कॉन्फ्लिक्ट था, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, बट उसी वक्त से था। सर शुगर जो है वो बच्चे में ऑलरेडी था, लेकिन किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया। जब वो कुछ थोड़ा बड़ा हुआ, 12-13 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, तब सबको समझ में आ रहा है अच्छा इसको तो शुगर है। उसमें ऑलरेडी था वो चीज। तो जब भी संविधान बनाया गया था ना, संविधान जिस वक्त बनाया जा रहा था उसी वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट था सर, ठीक है। किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया।
अब ये कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत मेजर समझ में आ रहा है होगा, सुनिएगा क्या होना चाहिए। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को बोला जा रहा है कि तुम अमेंडमेंट ला सकता है, तो पार्लियामेंट पूरा खुश कि अरे हम तो अमेंड कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे मन वैसे, कोई हमको रोकने वाला नहीं है। लेकिन आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है कि सर अगर आप अमेंडमेंट ला रहे हैं और वो अमेंडमेंट हमारे पार्ट 3 को हनन कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहा है ना, हम तुरंत उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे और उसको खत्म कर देंगे। मतलब पार्लियामेंट को अजीब अकबका जा रहे हैं, पार्लियामेंट अरे हम अमेंडमेंट लाएंगे और तुम खत्म कर दोगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। मतलब देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13। इसी चीज इस कॉन्फ्लिक्ट को आप लोग समझिए, ये कॉन्फ्लिक्ट मैं आप लोग को दिखाना चाहता था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सर पहली बार कब देखा गया, तो अब हम लोग समझेंगे कि कब देखा गया। कोई मुझे बताएगा कि हमारा संविधान लागू किस दिन से हुआ था? लागू किस दिन से हुआ था, किस डेट से हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, उस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। जब हमारा देश आजाद हुआ ना, उस वक्त हमारा देश बहुत डेवलप्ड था सर। यहाँ पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी था, यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलते थे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री थे। अरे क्या बोल रहे हैं आप? हाँ तो सर इसका एकदम विपरीत था, इसका एकदम अपोजिट था। जब हमारा देश आजाद हुआ ना, उस वक्त हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी था, भुखमरी था, पॉवर्टी था, इलिटरेसी था सर। कोई भी इंडस्ट्री नहीं था यहाँ पे, कोई भी सेक्टर बहुत मजबूत नहीं था सर। एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत मजबूत नहीं था। यहाँ पे कोई भी टाइप का उद्योग होता ही नहीं था सर। ठीक है सर, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंडीशन खराब था। ठीक है, तब सर हमारे अच्छा हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं भूल गया हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? क्या कौन थे? सर श्री जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने ये चीज देखा, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि यार भारत को अगर आगे लेके जाना है तो भारत में क्या करना पड़ेगा? भारत का विकास करना पड़ेगा। सर भारत का विकास कैसे होगा? इंडस्ट्री लगा के। इंडस्ट्री जैसे जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे भारत में उद्योग बढ़ेगा। उद्योग इंडस्ट्री लगाने से क्या होगा सर? इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोग काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छा लाइफ जिएंगे, अच्छा लाइफ जिएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, इकोनॉमी बिल्डअप होगा। इसके अलावा जब हम उद्योग लगाते हैं तो सर उद्योग में क्या क्या चीज चाहिए? सर उद्योग के लिए हमें एक अच्छा रोड चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट हम बना दिए दिल्ली में, अब दिल्ली से उसको भेजना है कन्याकुमारी, कैसे भेजेंगे सर? तो हमारा जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी मजबूत करना पड़ेगा। मतलब हमें रोड्स अच्छा बनाना पड़ेंगे, हमें ट्रेन का और बोगी लगाना पड़ेगा, ट्रेन का पटरी बिछाना पड़ेगा। इसके अलावा नए-नए डैम्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सर डैम होगा तभी ऊर्जा, जैसे बिजली का ऊर्जा, ये सब का पैदावार हम लोग कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा सर? उद्योग में भी तो ये लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, इंडस्ट्रीज में भी तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, वो कहाँ से लाएंगे हम लोग? मतलब सर ओवरऑल डेवलपमेंट करना था भारत का, और इसको करने के लिए भारत में सबसे पहला चीज हमें क्या चाहिए पता है? उद्योग लगाना है। क्या चाहिए? सबसे पहला चीज क्या चाहिए? जमीन चाहिए। रोड बनाना है, सबसे पहला चीज क्या चाहिए? जमीन चाहिए। ट्रेन का पटरी बिछाना है, क्या चाहिए? जमीन चाहिए। सर अगर हमें डैम बनाना है तो क्या चाहिए? जमीन चाहिए। हमें पावर प्लांट्स बनाना है, क्या चाहिए? जमीन चाहिए। हमें डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज बनाना है, क्या चाहिए? जमीन चाहिए। हमें अपना बैंक बनाना है, क्या चाहिए? जमीन चाहिए। क्योंकि हवा में तो नहीं चलेगा ना, क्लाउड सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं, नहीं, वी नीड लैंड। सुनिएगा, ये टाइम था 1951 का, हमारा संविधान ऑलरेडी लागू कर दिया गया था। क्या मुझे बताया जाए आप लोगों की तरफ से
1951 में क्या हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट था जो जमीन से रिलेटेड था? क्या हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट था जो जमीन से रिलेटेड था 1951 में? 1951 में 1951 में कोई ऐसा फंडामेंटल राइट था हमारे पास, मतलब उस वक्त के जो सिटीजन्स थे? नहीं सर, हम पढ़े ही नहीं है। आर्टिकल 31 के बारे में पढ़े आप लोग? हाँ नहीं, हाँ वही तो बोल रहा ना, नहीं होगा। ध्यान 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 ध्यान, कुछ नहीं और ध्यान, बस ध्यान। आर्टिकल 31 के बारे में पढ़ा है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब सर प्रॉपर्टी होल्ड करने का कंपल्सरी, मतलब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं लैंड वगैरह होल्ड कर सकता हूँ। ये आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था। किस अमेंडमेंट से इसको हटा के फंडामेंटल राइट से एक सिंपल लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया, एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया? फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यही था क्या? यही था क्या? बाकी लोग? बाकी लोग, आनंद, विजय? श्वेता दी, क्या था? 42 था कि 44 था? पलटिए, पेपर पलटिए। क्या था, 42 था कि 44 था? कहाँ लिखे हैं सर, हमको वो भी याद नहीं है। किस अनुच्छेद में डाला था, तो मुझे बताएगा? सर आर्टिकल अनुच्छेद क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 ही था, ठीक है, 42 नहीं था, जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 42nd नहीं था, जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है। 1978 का बात है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आप लोग पता नहीं 42 क्यों बोल रहे हैं। आप लोग श्योर है 42? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता 42 है। बाकी लोग अपना कॉपी देखना, 44 है बिल्कुल, मुझे भी 44 याद आ रहा है। आप लोग पता नहीं 42 क्यों बोल रहे हैं। 44 है सर, 42 नहीं है। बाकी आप लोग चेक कर लेना एक बार, कल मुझे बता देना। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का बात है ये, जब आर्टिकल 31 को हटाया गया था और डाल दिया गया था किस आर्टिकल में? आर्टिकल 300 का बड़ा वाला ए में, ठीक है। ये था सर आर्टिकल 31। मतलब सर कहानी कुछ ऐसा है कि जवाहरलाल नेहरू साहब भारत में उद्योग लगाना चाहते हैं, और सर उद्योग के लिए क्या चाहिए हमें? जमीन चाहिए, लैंड चाहिए। और लैंड किसके पास है? उस वक्त सर एक सिस्टम चलता था भारत में, जमींदारी सिस्टम। जब ब्रिटिशर्स लोग थे ना, तो वहां पे उन्होंने बहुत सारा पद बना दिया था ऐसे ही हवा बनाने के लिए, जमींदार जमींदार। ये जो जमींदार लोग थे ना, जो भी लैंड ओनर्स थे ना, इन लोग के पास बहुत ज्यादा लैंड हुआ करता था, बहुत ज्यादा जमीन हुआ करता था। तो जवाहरलाल नेहरू साहब इन लोग के पास गए, बोले कि देखो हमें भारत को आगे लेके जाना है, हमें यहाँ पे इंडस्ट्री बनाना है, रोड बनाना है, डैम बनाना है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाना है, ताकि हमारा जो भारत है वो उसका विकास हो सके। तो जमींदार लोग ने बोला बिल्कुल बहुत अच्छा है, हम लोग साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। तो जवाहरलाल नेहरू बोले देखो हमको जमीन चाहिए तुम लोग का, और उसके लिए हम अच्छा रेट देंगे। सर पीछे हट गया सर ये लोग, जमींदार लोग पीछे हट गया, बोला नहीं हम देबे नहीं करेंगे। थोड़ा देर पहले बोला कि हम दे देंगे, हम लोग से जो बनेगा हम वो करेंगे, लेकिन अभी पीछे हट गया, नहीं हम नहीं देंगे। जवाहरलाल नेहरू साहब बोले यार तुम लोग गजब धोखेबाज हो यार, अभी बोल रहे थे कि देंगे, अभी बोले नहीं देंगे। तो जमींदार लोग क्या बोलते पता है? सर ये वो जमाना नहीं है जब आप हमसे बहुत गुस्सा में बात कीजिएगा, अब ये जमाना बदल गया है। हमारा ये जो वक्त है ये 1951 का वक्त है, और हमारे पास
फंडामेंटल राइट है, और हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 31 जो है ना, ये हमें ये अधिकार दे रहा है कि हमें भूमि का अधिकार है, हमें भूमि का अधिकार है, हम भूमि को रख सकते हैं, ये भूमि हमारा है, ऐसा आर्टिकल 31 में लिखा हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला यार ये लोग तो अब इन लोग का तो टोन ही बदल गया। आपको याद है मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट कभी भी सिटीजन्स को मिलता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिटीजन्स अनलिमिटेड हो जाए। एक डेमोक्रेसी में ना कोई भी अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, ना ही सिटीजन, ना ही गवर्नमेंट, ना ही कोई आर्म्ड फोर्सेस, कोई भी अनलिमिटेड नहीं होगा, कोई भी जुडिशरी भी अनलिमिटेड नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव भी अनलिमिटेड नहीं होगा सर, एवरीथिंग विल बी इन अ लिमिटेड मैनर, ठीक है। तो सर देखा गया जवाहरलाल नेहरू साहब का दिमाग खराब हो गया यार, यार अब भारत में तो सर डेवलपमेंट करना ही है, और करने के लिए हमें लैंड चाहिए, और जमींदार लोग बोल रहा है लैंड नहीं देंगे, तो कैसे होगा। जवाहरलाल नेहरू साहब गए किसके पास पता है, अंबेडकर साहब के पास, अब क्योंकि वही थे सर फंडामेंटल राइट्स वगैरह बहुत अच्छा ज्ञाता था। जवाहरलाल नेहरू साहब ने अंबेडकर साहब से पूछा कि अंबेडकर साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब आर्टिकल 31 जो है ये तो रोक रहा है हमें डेवलपमेंट करने से। तो अंबेडकर साहब ने देखा पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, उन्होंने बोला अच्छा रोक रहा है, कोई बात नहीं, हमारा ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंड कर देते हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू साहब के मुंह में मुस्कान आ गया, क्या, हाँ अमेंड कर देते हैं। अंबेडकर साहब ने बोला हमारे पास तो आर्टिकल 368 है ना, तो हम लोग अमेंडमेंट ले आते हैं। उस वक्त फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 लाया गया। इसमें क्या क्या ऐड किया गया, 3 चीज ऐड किया गया सर, जो हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। इसके अलावा भी हमने कभी पढ़ा है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया है, ट्रू या फॉल्स। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया है, कभी हमने पढ़ा है, ट्रू या फॉल्स। किस अनुच्छेद को किया गया है और कौन सा, किस अनुच्छेद को किया गया है और कौन सा अनुच्छेद डाला गया है, कोई बताएगा मुझे, किस अनुच्छेद को अमेंड किया गया है जो हमने पढ़ा है। नहीं 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 अभी पढ़ा, अभी तो जो नहीं पढ़ा है, क्या 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 30 क्या 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 भाई साहब अभी का बात ही नहीं कर रहे हैं हम, पहले पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है। और 301 कहाँ लिख दिया भाई, 301 44 में आया था, अभी तो बताएं कि 44 में किया गया था, 42 में भी नहीं है, हर चीज का आंसर 42 नहीं होता है, 44 ही होगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, चंपकम डोरायराजन केस, जी वेरी गुड, आर्टिकल 15 को अमेंड किया गया था, चंपकम डोरायराजन केस याद कीजिए, हमको तो याद ही नहीं है। किसी को याद नहीं आएगा कोई बात नहीं, चंपकम डोरायराजन केस में आर्टिकल 15 को अमेंड किया गया था और 15 सब क्लॉज 4 को डाला गया था। कोई मुझे बताएगा कि डीपीएसपी में एक अनुच्छेद है जो बोलता है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस को, किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है, किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है। छियालीस है कि 45 है, सोच के बताइए। सर 46 है, ठीक है। हमने पढ़ा था चंपकम डोरायराजन केस में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46 के बीच में, 46 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था रिजर्वेशन को लेके, तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 को ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही। लेकिन ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, ये बैकवर्ड कनेक्शन था इसलिए मैंने याद दिला दिया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे क्या क्या चेंजेस लेके आता है सर, ये क्या करता है, आर्टिकल 31 को अमेंड कर देता है और एक नया आर्टिकल इसमें डाला जाता है, आर्टिकल 31 का बड़ा ए। और एक दूसरा आर्टिकल भी डाला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 31 का बी, बड़ा वाला बी, और एक नया शेड्यूल बनाया जाता है, अनुसूची बनाया जाता है, 9th शेड्यूल,
आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 9 शेड्यूल किस अमेंडमेंट एक्ट से बना था? सर 42वें अमेंडमेंट एक्ट से बना था। झूठ है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अब आर्टिकल 31 का ए क्या बोलता है? सर ए से एग्रेरियन रिफॉर्म्स। अब एग्रेरियन रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? एग्रेरियन वर्ड का मतलब होता है ऐसा चीज, ऐसा प्रैक्टिसेस जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर मतलब सर क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, जो भी क्रॉप का कटाई हो गया, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस से जो रिलेटेड होता है उसको हम लोग एग्रेरियन बोलते हैं। तो आर्टिकल 31 का बड़ा ए क्या बोलता है ना कि एग्रीकल्चर को और बूस्टअप करने के लिए हम लोग रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। और आर्टिकल 31 का बड़ा ए क्या बोलता है कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाए, अगर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट के द्वारा, आर्टिकल 31 का बड़ा वाला ए ये बात बोल रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट के द्वारा एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने के लिए, एग्रीकल्चर को और बेटर बनाने के लिए, तो सर वो लॉ अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। जिंदगी बदल गया सर। क्या बोला आर्टिकल 31 का ए? कि अगर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने के लिए भारत में, एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाने के लिए भारत में, भारत का एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है और वो लॉ अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करता है ना, तो भी उस लॉ को हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऐसा अमेंडमेंट लाया गया आर्टिकल 31 का बड़ा ए में। बोलिए समझ में आया 31 का बड़ा ए? मैं बार बार बड़ा ए क्यों बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए बड़ा ए छोटा ए में डिफरेंस क्या है। समझ में आया सभी को? अरे हाँ या ना बोलो यार। आर्टिकल 31 का बड़ा ए समझ में आया? आर्टिकल 31 का बड़ा ए सिंपल से बात कहता है कि अगर भारत में कोई भी एग्रेरियन कोई भी लॉ लाया जा रहा है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करता है ना, तो भी उसको हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है। अब 9th शेड्यूल क्या है सर? हम लोग तो 7th शेड्यूल पढ़े हैं, 8th शेड्यूल पढ़े हैं, 9th शेड्यूल क्या है? ये एक डब्बा है। क्या मजाक कर रहे हैं सर? बिल्कुल, ये एक डब्बा है, इस डब्बे में बहुत सारा चीज रखा हुआ है। ये क्या है सर? एक खिलौना है। ये क्या है? एक घंटा है, बेल है। ये क्या है? एक लॉलीपॉप है। सब इस बक्से में रखा गया है। अच्छा सर, ये जो बक्सा है ना वो स्टील का नहीं बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। मतलब सर उस कांच के बक्से के अंदर हम लोग देख तो सकते हैं कि अंदर क्या क्या है, हम लोग देख तो सकते हैं कि क्या क्या है, हम लोग पूछ भी सकते हैं अच्छा ये है, अच्छा वो वाला घंटी है क्या? हाँ हाँ वो घंटी है। और अच्छा वो वाला लॉलीपॉप है क्या? हाँ हाँ वो लॉलीपॉप है। लेकिन इस बक्से के अंदर कोई चेंजेस नहीं ला सकते हम लोग। मतलब ये एक बक्सा जैसा है, ये एक बॉक्स जैसा है, कांच का बना हुआ बॉक्स है सर, जिसके अंदर बहुत सारा चीज रखा हुआ है। उस चीज को हम लोग बाहर से देख जरूर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, अगर समझ ना आए ना तो पूछ भी सकते हैं अरे वो क्या है, समझ नहीं आ रहा है यार देख के, तो आपको बताया भी जाएगा कि अच्छा वो जो है ना वो फलना चीज है। लेकिन आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। आप कहाँ से कहाँ क्या बोल रहे हैं? हम लोग 9th शेड्यूल पढ़ रहे थे हम लोग। जी हाँ, 9th शेड्यूल जो है ये भी एक बक्सा टाइप का है। इस बक्से के अंदर बहुत सारा लॉज लिखा हुआ है, बहुत सारा कानून इसमें डाला गया है। बोला गया है कि हाँ ये फलना कानून जो है ना ये 9th शेड्यूल में है, 9th शेड्यूल के अंदर आता है। मतलब तो क्या हो जाएगा सर, कोई भी लॉ या फिर कोई भी अमेंडमेंट अगर 9th शेड्यूल के अंतर्गत डाला जाता है ना, तो जुडिशरी जो है ना, जुडिशरी जो है ना उसको बस जुडिशरी जो है ना जुडिशरी जो है ना उसको बस देख सकती है, पूछ भी सकती है। अगर देख के समझना है ना कि ये चीज क्या है तो पूछ भी सकती है। इंक्वायर, पूछना, पूछताछ, आप लोग देखा होगा इंक्वायरी। सर देख सकती है, पूछताछ कर सकती है कि वो चीज क्या है, लेकिन उस बक्से के अंदर जो भी लॉ रखा हुआ है, उस सूची में जो भी अनुसूची में जो भी लॉ रखा हुआ है उसमें चेंजेस नहीं ला सकती है। वाओ, एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, एक नया
सूची लाया गया, अनुसूची लाया गया। बोलिए 9th शेड्यूल समझ में आया? व्हाट इज 9th शेड्यूल? 9th शेड्यूल इज अ शेड्यूल, 9th शेड्यूल इज अ शेड्यूल जो जुडिशियल रिव्यू को डायरेक्टली इनडायरेक्टली खींच रहा है, जुडिशियल रिव्यू को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम खत्म हो रहा है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो खत्म कर दो। यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो जुडिशरी है वो किसी भी लॉ को देख के परख के अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है तो उसको रखेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है तो उसको हटा देगा। लेकिन 9th शेड्यूल क्या बोल रहा है? सर 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी लॉ रहे तो जुडिशरी सिर्फ उसको देख सकता है, उसके बारे में पूछताछ कर सकता है, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता है। अच्छा सर, यहाँ पे एक आर्टिकल और ऐड किया गया था, आप उसके बारे में बताए नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। क्या बोला गया कि जो आर्टिकल 31 का ए है ना, इसको हम लोग 9th शेड्यूल में डाल रहे हैं। अरे मतलब आर्टिकल 31 का बड़ा ए को डाल दिया गया किसमें? 9th शेड्यूल में। अब आप मुझे बताइए, क्या आर्टिकल 31 का बड़ा ए को सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अब कभी भी दुनिया में कोई भी मतलब सबसे पावरफुल चीज होता है लॉ, कानून बनाने का शक्ति। बहुत देख रहे से दुनिया बदल दी है। अभी तुरंत जवाहरलाल नेहरू साहब इतना परेशान थे, अंबेडकर साहब इतने ज्ञाता, इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े ज्ञानी, उन्होंने दुनिया बदल दिया सर। क्या अब लैंड मिल जाएगा? मिल जाएगा। क्या अब भारत में इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, लैंड उंड मिल गया। इंडस्ट्री लगा दिए, रोड बना दिया, ट्रेन का पटरी बिछा दिए, डैम बना दिए, सब कुछ। क्यों? क्योंकि अब लैंड जो है ना सर, हम आप लोग कुछ काम के लिए यूज कर रहे हैं। और आर्टिकल 31 का बड़ा ए और 9th शेड्यूल और आर्टिकल 31 का बड़ा बी हम लोग उस चीज को सपोर्ट कर रहा है सर। आई होप आप लोगों को ये चीज पूरा चीज समझ में आया। अब एक तबका, कौन सा तबका चीज से खुश नहीं था? कौन पता है? जमींदार लोग। क्यों खुश नहीं था सर? इन लोग पहले तो बड़ी तेज बन रहा था, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दिखाया आप लोग को, बड़ी तेज बन रहा था कि जमींदार लोग जो है जमींदार जो लोग जो है वो पूरा तेजा बन के बोला सर वो जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। उस जमाने में मतलब 1950 से पहले तो हम आपसे डर जाते, स्टेट से डर जाते, लेकिन आज स्टेट मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है फंडामेंटल राइट्स के तौर पे। और फंडामेंटल राइट में भी कौन सा फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, हमें ये राइट दे रहा है कि हम लोग लैंड एक्वायर कर सकते हैं सर, और हमसे वो कोई चीज छीन नहीं सकता। लेकिन अब देख रहे हैं इन लोग का दुनिया बदल गया। अब लैंड उंड कुछ नहीं, अगर देश के लिए यूज कर रहे हैं ना तो आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऐसा बोल के इनसे सर लैंड उंड ले लिया गया। अब ये लोग बहुत खफा है, ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया कि भैया ये जो आर्टिकल 368 है इससे अमेंडमेंट लाया गया। कैसा अमेंडमेंट? आर्टिकल 31 ए डाला गया, आर्टिकल 31 बी डाला गया और 9th शेड्यूल बनाया गया। ये किस अमेंडमेंट से लाया गया सर? ये 3rd अमेंडमेंट से लाया गया। ट्रू या फॉल्स? 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया। ट्रू या फॉल्स? 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। झूठ है, 1st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। ठीक है, तो जमींदार लोग से पूछा सुप्रीम कोर्ट, तो क्या चाहता है तुम लोग? सर हम लोग का ये जो अमेंडमेंट लाया गया ना, ये आर्टिकल 13 के खिलाफ है। तो सर सुप्रीम कोर्ट साहब हमें आप ये समझाइए कि आर्टिकल 13 ज्यादा पावरफुल है कि आर्टिकल 368 ज्यादा पावरफुल है? देख रहे हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इनहेरिटेड कॉन्फ्लिक्ट, अभी दिखा हम लोग को सर। क्यों सर? आर्टिकल 13 ये बोलता है कि कोई भी अमेंडमेंट हमारा फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करता है तो उसको हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना यहाँ पे सर, ये वाला भी हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 13 तो बाबू बन के बैठा हुआ है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो कौन ज्यादा पावरफुल है सर? आर्टिकल 13 ज्यादा पावरफुल है कि आर्टिकल 368 ज्यादा पावरफुल है? दिस वॉज द कॉन्फ्लिक्ट, दिस कॉन्फ्लिक्ट रेज फॉर द फर्स्ट टाइम in the great
आपने नाम सुना होगा सर, शंकरी प्रसाद देव केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, शंकरी प्रसाद देव केस, शंकरी प्रसाद देव केस 1951, शंकरी प्रसाद देव केस। ठीक है, शंकरी प्रसाद देव केस का नाम सुना होगा आपने। फर्स्ट टाइम वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ, फर्स्ट टाइम ये कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ किसमें से, शंकरी प्रसाद देव केस में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा विचार किया कि क्या कौन पावरफुल है सर, आर्टिकल 13 ज्यादा पावरफुल है कि आर्टिकल 368 ज्यादा पावरफुल है, कौन कौन हीरो कौन है, हीरो कौन है? याद रखिएगा वर्डिक्ट को, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, मिनिमम कितना जज का बेंच बना होगा? और सच में जो शंकरी प्रसाद केस था उसमें 5 जज का बेंच बना था। ठीक है, 5 जज का बेंच बना था। सर इसमें वर्डिक्ट क्या आया पता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 368 एंड वी थिंक, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी थिंक दैट आर्टिकल 368 इज मोर पावरफुल। क्या? जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि आर्टिकल 368 जो है ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है, पावरफुल है मतलब सर पहले ये कॉन्फ्लिक्ट था 13 और 368 में कि 368 ज्यादा पावरफुल है कि 13 ज्यादा पावरफुल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला कि 368 जो है वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, आर्टिकल 368 जो ज्यादा पावरफुल है, मतलब सर कुछ लोग जो थे ना वो बोल रहे थे कि आर्टिकल 13 जो है ना वो एक्सेप्शन है। किसका? मतलब केस के पहले क्या बोल रहे थे, वर्डिक्ट आने से पहले क्या बोल रहे थे कि आर्टिकल 13 जो है ना वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 368 का। भले आर्टिकल 368 ये बोलता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 जो है ना उसका एक्सेप्शन है, आर्टिकल 13 उसके अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा बहुत कोई बोल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को भी क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 368 हैव अनलिमिटेड पावर, इट हैज अनलिमिटेड पावर एंड Article 13 is not any exception of Article 368. That means what? Article 368 is more powerful than Article 13. मतलब सर there is a conflict, एक conflict था, जीता कौन सर? Article 368. मतलब Article 368 का पावर मतलब कितना स्कोर हो गया 1 और आर्टिकल 13 का 0, मतलब जीत कौन रहा है अभी 368। मतलब हम लोग और भी केसेस पढ़ेंगे, अभी आप लोग स्कोर याद रखिए कि जीता कौन 368। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। शंकरी प्रसाद केस का जजमेंट समझ में आया कि शंकरी प्रसाद देव का केस का 1951 का केस का क्या जजमेंट था। इन्होंने सिंपल सी बात बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 368 और 13 के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन जीत रहा है? 368, क्योंकि 368 इज मोर पावरफुल। ठीक है, चलिए इसी केस को, इसी जजमेंट को, नॉट इस केस को, इस जजमेंट को फिर से चैलेंज किया गया, एक अलग फॉर्म में चैलेंज किया गया। किस केस में सर? सज्जन सिंह केस। ठीक है, सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह केस में चैलेंज किया गया। सर इस बार क्या हुआ? बुरा किस्मत है सर फंडामेंटल राइट्स का। इस बार भी सेम टॉपिक था हम लोग का कि आर्टिकल 13 ज्यादा पावरफुल है कि आर्टिकल 368 ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा पावरफुल है? सेम सेम टॉपिक था। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया पता है? कि आर्टिकल 368 इज मोर पावरफुल। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 13 है ना वो लेस पावरफुल है, और ज्यादा पावरफुल कौन है? आर्टिकल 368। कोई आपसे पूछेगा कि शंकरी प्रसाद केस में ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो सैंक्रोसेंट है। सैंक्रोसेंट का मतलब क्या होता है कि वो मतलब क्या बोलते हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता।
वो एकदम सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। क्या ऐसा जजमेंट था शंकरी प्रसाद देव का केस में? नहीं था। क्यों? शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, मतलब आर्टिकल 13 किसका भाग है सर? फंडामेंटल राइट्स का भाग है। उसमें क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। ज्यादा पावरफुल कौन है? 368। दोनों केस में क्या बोला गया? शंकरी प्रसाद केस में भी बोला गया 368 ज्यादा पावरफुल है, और सज्जन सिंह केस में भी क्या बोला गया? 368 ज्यादा पावरफुल है। अब बताइएगा 368 का स्कोर कितना हो गया? 2। और अभी भी बेचारा अभी तक खाता नहीं खोला है, 2 जीरो से आगे है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो सज्जन सिंह केस था ना, इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ, मतलब एक जज थे जिनका नाम था जस्टिस हिदायतुल्ला। जस्टिस हिदायतुल्ला जस्टिस हिदायतुल्ला ने एक बात कहा था। क्या बात कहा था? उन्होंने एक बात कहा था इस सज्जन सिंह केस में। उन्होंने भी ये बोला था कि हाँ ठीक है, चलो यही है, आर्टिकल 368 ही पावरफुल है। उन्होंने भी ये माना था, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक बात कहा था सर, दैट आर्टिकल 368 is powerful than article 13, there is no doubt in that, but the amendments that are made by article 368 over fundamental rights should not be on a regular basis। मतलब सर 368 पावरफुल है, नो डाउट, लेकिन सर ये किसी का जागीर नहीं है कि आप बार बार जाके, मतलब डेली सुबह उठ रहे हैं और डेली जाके फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर दे रहे हैं। सर रेगुलर बेसिस में फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा भी बात बोला गया था। सज्जन, मतलब सर कभी भी सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट देखेंगे ना, तो जितना भी जज है ना, वो अपना अपना जजमेंट सुनाते हैं, तो सबका जजमेंट रिकॉर्ड होता है, सबका जजमेंट लिखा जाता है, हर एक जजों का लिखा जाता है। तो वहां के जो जज थे जस्टिस हिदायतुल्ला साहब, वो फ्यूचर में जाके हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने थे, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि हम मानते हैं कि 368 ज्यादा पावरफुल है, पर आर्टिकल 368 का यूज करके पार्लियामेंट को हमेशा बार बार फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करते रहना नहीं चाहिए, नहीं करते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा बोला था जस्टिस हिदायतुल्ला साहब ने, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम से पूछा जा सकता है सर कि ऐसा कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो हमारे देश का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे? तो जस्टिस हिदायतुल्ला साहब थे, ठीक है। जस्टिस हिदायतुल्ला साहब थे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, ठीक है। आपको एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा होगा सर, ये जो सज्जन सिंह केस और शंकरी प्रसाद केस था ना, ये दोनों 5 जज बेंच का ही केस था, दोनों 5 जज बेंच का ही था। प्रेसिडेंट, ठीक है, दोनों 5 जज बेंच का ही ये थे, जज था, मतलब बेंच था। अब क्या हुआ सर, सबको एक ये जो स्टेटमेंट दिया ना जस्टिस हिदायतुल्ला साहब ने, इससे एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आया सुप्रीम कोर्ट का खुद के जजमेंट में ही, कि सर कोई ना कोई तो चूक है, कोई ना कुछ चीज के बारे में तो अलग सा बात किया गया है सज्जन सिंह केस में, क्योंकि हिदायतुल्ला साहब ने ऐसा बोल दिया। तब एक नया अपील जारी किया गया और एक नया केस आया हमारे समक्ष, जिसका नाम था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1980, नहीं 1980 नहीं था, 65 67 था, हाँ 67, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1967, ठीक है। इसमें क्या बोला गया सर? इसमें भी वही सेम मैटर उठा। सबसे पहले तो ये कितना जज का बेंच था? 11 जज का बेंच था, 11 जज था, ठीक है, 11 जज था। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि सज्जन सिंह केस ने शंकरी प्रसाद केस का जो डिसीजन था उसको ओवर रूल किया कि अपहेल्ड किया? ओवर रूल किया कि अपहेल्ड किया? अपहेल्ड किया। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जाम में। गोलकनाथ
केस में क्या जजमेंट आया पता है? देखो 11 जज का बेंच जो था ना 1967 तक ये लार्जेस्ट बेंच था, मतलब 1967 तक ऐसा कभी बेंच बना ही नहीं था, ठीक है। पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 11 बेंच ने ये डिसीजन दिया कि आर्टिकल 13 और 368 में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो इसमें बोला गया कि आर्टिकल 13 ज्यादा पावरफुल है। बाप रे बाप सर, पहली बार मतलब खुशी का माहौल फैला, आर्टिकल 13 ज्यादा पावरफुल है। मतलब गोलकनाथ केस ने शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस का डिसीजन को ओवर रूल किया कि अपहेल्ड किया? सर ओवर रूल किया कि अपहेल्ड किया? ओवर रूल किया सर। क्यों? क्योंकि वो दो केस क्या बोलते थे, आर्टिकल 368 जो है वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब क्या बोला गया, दैट आर्टिकल 13 इज मोर पावरफुल, एंड ये भी बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स आर sacrosanct, sacrosanct, that means what? वो जन्म से ही बहुत ज्यादा सुप्रीम है सर, वो बहुत सुप्रीम है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ऐसा बोला गया गोलकनाथ केस में। सर ये 11 जज का बेंच था और इसमें जो डिसीजन था ना वो 6:5 का मेजोरिटी से हुआ था। तो मुझे कोई बताएगा ये यूनिनेमस डिसीजन हुआ कि स्प्लिट डिसीजन हुआ? यूनिनेमस डिसीजन हुआ कि स्प्लिट डिसीजन हुआ? सर स्प्लिट डिसीजन हुआ, स्प्लिट डिसीजन हुआ। कोई मुझे बताएगा कि मेजोरिटी जज कितना है इसमें, मेजोरिटी जज कितना है इसमें, और डिसेंटिंग जज डिसेंटिंग जज डिसेंटिंग जज कितना है? 5 है सर, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल कभी आप लोग आर्टिकल्स वगैरह पढ़िएगा ना तो आपको पूरा वो समझ में आएगा कि डिसेंटिंग मतलब क्या होता है, मेजोरिटी जज का मतलब क्या होता है, स्प्लिट डिसीजन क्या होता है, ठीक है। तो गोलकनाथ केस ने सर बोल दिया कि फंडामेंटल राइट जो है वो सैक्रोसैंक्ट है, ठीक है। अब देखिएगा अब वो है ना कि सर गली में लड्डू बंटवा दो कि अब फंडामेंटल राइट जो है वो हीरो हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया सर। मतलब अब स्कोर क्या बन गया, कोई मुझे बताएगा? पहले था 0:2, इधर था आर्टिकल 13, इधर था 368, अब बन गया 1:2। मतलब अभी भी आगे कौन है सर? 368 है, लेकिन इससे मैटर ही नहीं करता, ये मैटर ही नहीं करता। क्यों सर? एक ही बार अब क्या डिसाइड कर दिया गया कि फंडामेंटल राइट हीरो है और फंडामेंटल राइट ज्यादा पावरफुल है। आज घर जाके ये पूरा स्टोरी रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक अपने माइंड में, इसके बाद पढ़ के कोई मत आइएगा, अगर पढ़ के आइएगा तो नहीं समझ में आएगा, आगे मत पढ़िएगा, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट। अभी बस याद रखिएगा कि जजमेंट गोलकनाथ जजमेंट, ठीक है, गोलकनाथ जजमेंट का डिसीजन क्या था कि फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट है। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे बहुत सारे केसेस को। आपने सुना होगा द ग्रेट फेमस केशवानंद भारती केस, द ग्रेट फेमस मिनर्वा मिल केस, द ग्रेट फेमस IR कोहेलो केस। सर मैं कल पढ़ के आ जाऊंगा, फायदा नहीं है, ठीक है ठीक है। तो ये सब चीज आप देख के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा, क्या क्या था कल मैं पूछूंगा, ठीक है। इसके बाद का स्टोरी कल हम लोग आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अगर मैं फर्दर आगे उसको लेके जाऊंगा तो उसको मैं कवर नहीं कर पाऊंगा आज, ठीक है। कल आपका पूरा खत्म हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एक क्लास और बस। आई होप समझ में आया होगा, मैं वीडियो डाल दूंगा, किसी को कोई डाउट तो पूछिए, होना जा सकता है। धन्यवाद सर। बोलो। क्वेश्चन था कि जो 31 का ए था तो उसको 9 शेड्यूल में डाला गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 31 का बी के तहत 31 को 9 शेड्यूल में डाला गया। 31 का बी बोल रहा है कि साहब
31 का जो चेंजेस लाया गया है वो 9 शेड्यूल के अंतर्गत है, मतलब अच्छा, उसमें 31 जुडिशरी कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता है। यानी ये मतलब 31 का ये भी बोल रहा है कि था। नहीं, मतलब 31 का बी ये कहना चाह रहा है ना कि स्टेट जो है वो लॉ ला के 9 शेड्यूल में डाल सकता है। अच्छा 31 ए को डाला है वो तो ठीक है, लेकिन और भी लॉज को डाल सकता है, ऐसा 31 बी में लिखा हुआ है, ठीक है। और 9 शेड्यूल जो है ये एक डब्बा है। अब ये मत अभी पूछना कि 9 शेड्यूल अभी है कि नहीं है, क्योंकि अभी एक भाई साहब थे वो पूछ रहे थे कि अभी जो इधर चल रहा है डोमिसाइल वगैरह का बात 1932 वाला ना, तो उसको 9 शेड्यूल में डाल देना है। तो अभी वो है कि नहीं है 9 शेड्यूल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी एक दिन पे नहीं बस समझा सकता मैं उसको। IR कोएलो केस सब जब पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा